Quite clear. Okay, sir. Students have joined in. Amit ji, kindly. Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Am I audible clearly, sir? Ajay, sir? Hello everybody. Yes sir, you are very clear. Okay. Should I proceed with the class? Yes, Still yes, 3 proceed. minutes are remaining. Still 3 minutes remaining. Students, 301, I can see 301 students have joined in till now. I welcome all the students. Good afternoon, students. And I can see several names here. Okay. Now this chat is scrolling. Actually, there was some problem with the network earlier. I can't see Sushil sir in the main panel. Will he join here? No, he is not on main panel. He's Okay, on sir. YouTube. Okay, sir. Right. So, dear students, we are about to start the class. Once again, I welcome you all. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में. Good afternoon to all of you. I can see now the number of students has increased to 611, and the chat box is scrolling very fast now. So, ये okay, now it is 12:30. We should start the class now. Dear students, last class में आपने देखा कि हमने इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज को हमने डिस्कस किया था. और हमारा जो फोकस था लास्ट क्लास में वो मेनली 5 ईयर प्लान्स पर था. प्लानिंग एज अ सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक नियोजन की सहायता से आर्थिक विकास को कैसे संभव किया जाए, उस बारे में हमने चर्चा की. और हमने देखा कि भारत ने 5 ईयर प्लान का जो एक मेथड था उसको अडॉप्ट किया. और इंडिया में 1951 में पहला 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ, जिसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956. उसके बाद एक एक करके 12 5 ईयर प्लान्स इंडिया में आए, और ये सारे 12 5 ईयर प्लान्स जो थे ये प्लानिंग कमीशन ने इनको बनाया. उसके बाद नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को. तो 5 ईयर प्लान्स की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसको अब हम एक्सटेंड करते हैं, और आज की जो क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर. एज यू कैन सी इन द वेलकम स्लाइड, देयर इज अ फार्मर. एक किसान है जो अपने खेत में खड़ा है फावड़ा लेकर के. तो आज हम किसानों की, खेतों की, फसलों की, इन सब की बात करने वाले हैं इस क्लास में.
895 स्टूडेंट हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि अब काफी स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो फॉर्मली हम इस क्लास के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन। मोहम्मद चांद, राजकुमार, राज शाह, प्रीति चौहान, प्रीति, अरुण मिश्रा, देवांती देव, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग हेलो सर। ईशा शर्मा कह रही हैं कि सर 1951 से 1955 तक था। नो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1955 नहीं 1956 तक था। आई वांट टू करेक्ट यू हियर। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका मेन टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर बिटवीन 1950 एंड 1990। एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा, ये जो यहाँ वेब एड्रेस दिया गया है इसको आप यूज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं एस्पायरेशन क्लासेस से रिलेटेड, तो उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वेब एड्रेस पर आपको मिलेगा। कॉन्टैक्ट करें इसको। कुछ इंस्ट्रक्शंस, कॉमन इंस्ट्रक्शन हर क्लास में हम आपके साथ शेयर करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को, और एक बार फिर हमने यहाँ इनको आपके साथ शेयर किया है। इनको फॉलो करें। ऐसी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप यूज करें इन सभी फैसिलिटीज का जो आपको इन वेब एड्रेसेस पर आपको अवेलेबल होती हैं। देन द टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल जो हम हमेशा रेगुलरली इसको फॉलो करते हैं। इसमें यू कैन सी कि वेडनेसडे एंड सैटरडे 12:30 से 2 PM हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है। लास्ट क्लास हमारी वेडनेसडे 12:30 टू 2 PM हुई थी, और उस क्लास में मैंने आपको 5 ईयर प्लान का टॉपिक पढ़ाया था। आज की जो क्लास है, अब इसके लिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। जल्दी से, बहुत जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूं। आपने देखा हमने शुरू में मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट किया, 6 मार्क्स इसका वेटेज है हमारे एग्जाम में। देन गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें हम अभी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने बात की आपके साथ में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस दशा में थी। और सेकंड क्लास में मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ाया। तो 12 नंबर की ये यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस यूनिट को। एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस जो अभी तक हमने किया है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर, ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। देन मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर और न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम आज की क्लास में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सिमरन पूछ रही है कि सर ये सिलेबस टर्म फर्स्ट का है क्या। मैं सिमरन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि इस बार का टर्म वाइज सिलेबस अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। ऐसा भी कुछ डिस्कशन चल रहा है कि सीबीएसई हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंजेस करे, तो अभी तक टर्म वाइज सिलेबस क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं है तो हम उसको आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम अभी वो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं जो लास्ट ईयर फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, उसी को हम फॉलो अभी कर रहे हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, फॉरेन ट्रेड की, और देन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये पूरा इस यूनिट का पार्ट है जो हम यहां कंप्लीट करेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहली स्लाइड जो हम यहां आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें देखिए प्रॉब्लम्स एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन एक क्विक रिव्यू मैं आपको कराना चाहता हूं यहां पे अपने पिछली क्लास का, जो बच्चे बाय चांस कुछ मिस कर गए हैं पिछली क्लास में, तो उनके लिए। यू कैन सी लास्ट क्लास में आपने देखा इंडिया इंडिपेंडेंस की पूरी स्टोरी आपने देखी। देन यू फाउंड दैट इंडिया के जो इंडिपेंडेंस तो अचीव हुई इंडिया को, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में। पार्टीशन एक बहुत बड़ी भीषण त्रासदी थी भारत में। अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देन लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण की जो हमारे यहाँ रफ्तार थी बेहद कम थी। इसके एग्रीकल्चर का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम उसी के बारे में बात करेंगे। लार्ज पॉपुलेशन, 36 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की जब इंडिया को फ्रीडम अचीव हुई।
पॉवर्टी, मैसिव पॉवर्टी, इतनी ज्यादा गरीबी थी, दुर्दशा थी भारत में। 60% से अधिक भारत की जनसंख्या वो गरीबी में अपना जीवन बसर कर रही थी। हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन, भुखमरी थी, कुपोषण था भारत में। और ये कुछ आंकड़े हमने शेयर किए आपके साथ में। फिर इन सारी समस्याओं से उबरने के लिए हमने देखा कि इकोनॉमिक सिस्टम हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इनके आंसर चाहिए। तो हमने कैपिटलिज्म पर चर्चा की, हमने सोशलिज्म पर चर्चा की, लेकिन हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया। फिर हमारे यहाँ स्थापना हुई योजना आयोग की। योजना आयोग 15 मार्च 1951 में उसकी स्थापना हुई। प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन, और पहले चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग ने 2015 में उसको रिप्लेस किया। फिर व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, इस पर चर्चा हुई। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है बेसिकली, और हमने बताया कि 5 ईयर प्लान के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं, और हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी कंट्री में। और पहला प्लान 1951 से 1956 तक हमने देखा भारत में लागू हुआ। हर 5 ईयर प्लान के हमने एजेंडाज जो थे, ऑब्जेक्टिव्स, वो डिस्कस किए हमने। और उसके बाद मेन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी ये कॉमन गोल्स हैं जो किसी भी 5 ईयर प्लान के होते हैं। अब आप देखिएगा, जब हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे और यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे ये सारे जो हमारे 4 गोल्स हैं, कॉमन गोल्स, ये कहीं ना कहीं वहां आपको रिफ्लेक्ट होते दिखाई देंगे। फिर हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की। पीसी महालनोबिस, जिन्होंने की रोल प्ले किया इंडिया में 5 ईयर प्लान की फॉर्मेशन में, उनके बारे में बात की। और हमने बताया कि उनका जो बर्थडे है वो इंडिया में इंडियन स्टैटिस्टिकल डे के रूप में हम मनाते हैं। तो ये सब आपने मेरी लास्ट क्लास में स्टडी किया। और अब हम आते हैं इस क्विक रिव्यू के बाद में आज की क्लास पर, जो है, जो डिटेल में डिस्कस करती है इंडिया में एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को। तो वापस आते हैं हम अपनी क्लास पर। तो अब वापस आते हैं, हम एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है इंडिया में उसके बारे में बात करते हैं। नाउ सी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर लिखा गया है। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर जो है, उसकी क्या दशा थी जब भारत आजाद हुआ। यानी वर्ष 1947 से 1950 के लगभग का जो दौर था, उसमें भारत में ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिन समस्याओं से या जिन कठिनाइयों से हमें पार पाना था। तो उनमें से एक बहुत बड़ी समस्या एग्रीकल्चर सिस्टम की थी, जमींदारी सिस्टम। सोनू कुशवाहा पूछ रहे हैं सर चैप्टर कौन सा है। चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 हम बात कर रहे हैं, और ये सेकंड क्लास है इस टॉपिक पर। और इस टॉपिक में हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां आप देख सकते हैं जमींदारी सिस्टम क्या है। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां जमीन के बड़े भूखंड पर किसी एक का स्वामित्व होता था और बाकी सभी लोग उसमें खेती करते थे, मजदूरी करते थे, काम करते थे। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने एक ऐसी एक प्रणाली भारत में पैदा की जिसे जमींदारी प्रणाली हम कहते थे। उसमें उन्होंने जो खेती की जो जमीन थी उसको कुछ लोगों को उसका स्वामी बना दिया। बड़े बड़े भूखंडों का स्वामी किसी एक व्यक्ति को बना दिया जाता था, और अंग्रेज उस व्यक्ति से सर वॉइस कल खत्म हो गई। सर वीडियो बंद कीजिए अपना, अमित सर।
आवाज आ रही है? रीमा मैम, आ रही है सर आवाज? आ गई। अमित सर आ रही है आवाज? हाँ जी सर, बुलाया आपने? सर अमित सर की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। शुरू करें? हाँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए सर। अजय सर, या प्लीज। बेटा, जमींदारी प्रणाली जैसे सर ने बोला है अभी, ये सिस्टम क्या था? ये था इंटरमीडियरी, मध्यस्थ। अगर आपने बोला उसे लगान मीन्स जाता। आवाज कट गई है। हेलो सर, आप ही की आ रही है और किसी की नहीं आ रही। प्लीज कंटिन्यू। अमित सर, काइंडली शेयर स्क्रीन। आप कर दीजिए सर, अभय सर आप कर दीजिए शेयर स्क्रीन। विक्रम सर से बोलो, विक्रम सर शेयर करेंगे, मैं बोलूंगा, क्योंकि फिर मेरी आवाज चली जाएगी। विक्रम सर स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज, मेरे डिवाइस में है नहीं, वरना आई वुड हैव शेयर्ड। 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। आई एम जस्ट शेयर। हेलो हाँ जी सर। नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक। विक्रम आप शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर सर, कीजिए। आप वीडियो बंद कीजिए, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए सर, पीपीटी शेयर कीजिए। नहीं, अब तो कनेक्शन आ गया बीच में, कई 2-3-4 मिनट के लिए ब्रॉडबैंड ऑफ हो गया था। हाँ हाँ, कोई नहीं कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करें? हाँ जी, कीजिए सर। हेलो।
वॉइस क्लियर है? कीजिए आप, वीडियो ऑफ ओके, कीजिए अपना। करें, स्टार्ट करें सर? सर वीडियो ऑफ कीजिए, वीडियो। अच्छा, ओके, आप क्लियर है? ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी बिकॉज एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बीच में ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑफ था, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ा। दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ मी, मैं कुछ नहीं कर पाया। जिम्मेदारी सिस्टम की हम बात कर रहे थे। जिम्मेदारी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जिम्मेदारी सिस्टम में बेसिकली जो अंग्रेजों ने क्या किया सॉरी, अंग्रेजों ने क्या किया कि लैंड के बड़े बड़े साइज पर क्या किया कि कुछ जमींदारों को कंट्रोल दे दिया, जमींदारों को ओनरशिप दे दी लैंड के बड़े बड़े पीसीस पर। और वो जो लैंड के बड़े पीसीस थे उन पर ओनरशिप देने के बदले में अंग्रेज जो थे वो जमींदारों से टैक्स वसूल करा करते थे, जिसे लगान कहते हैं। आपने लगान फिल्म में देखा भी होगा कि जमींदारों से अंग्रेज लगान वसूल करते थे। जो टैक्स का रेट था वो बहुत हाई हुआ करता था और उसमें काफी एक्सप्लॉयटेशन होता था, काफी हाई रेट होता था टैक्स का, और उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर्स का। उनको बहुत हाई टैक्स रेट पे करना पड़ता था। और जो फार्मर थे जो एक्चुअल में खेती करते थे जमीन पर, वो जमीन के स्वामी नहीं होते थे, वो मालिक नहीं होते थे। दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड, दे वर एक्चुअली टेनेंट, किराएदार की तरह वो वहां होते थे, जमीन पर खेती करते थे। और किराया जो है वो जमींदार को वो देते थे, या तो धन के रूप में या फिर फसल के एक हिस्से के रूप में वो जमींदार को दिया करते थे। तो इस जमींदारी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी मेन, कि टैक्स रेट हाई होने से एक्सप्लॉयटेशन होता था। साथ ही जो एक्चुअल में खेती कर रहा था जो किसान, वो खेती करने वाला किसान जमीन में इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, निवेश नहीं करता था। भूमि की गुणवत्ता में सुधार के लिए वो निवेश नहीं करता था, क्योंकि उसको पता थी एक बात कि वो भूमि उसकी नहीं है, वो उसका हमेशा के लिए स्वामी नहीं है। तो भूमि की गुणवत्ता में सुधार के लिए अगर वो कुछ पैसे खर्च करेगा भी, तो उससे भविष्य में उसे कोई प्रमुख लाभ नहीं होने वाला है, क्यों हो सकता है भविष्य में वही जमीन किसी और को मिल जाए। नाउ, तो ये एक बड़ी समस्या थी जब भारत आजाद हुआ। तो जमींदारी प्रणाली जो थी उसमें देश में लगभग सारी जो जमीन थी, थोड़ी बहुत जमीन को छोड़कर लगभग जमीन का प्रमुख भाग जो था वो जमींदारों के नियंत्रण में था। और जमींदारों में नियंत्रण के कारण जो वहां कृषक जो थे उनका शोषण होता था। दूसरी समस्या थी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की, खंडित भूमि जोत। किसी व्यक्ति के पास अगर अपना निजी स्वामित्व में, अपनी पर्सनल होल्डिंग में और पर्सनल ओनरशिप में अगर कुछ लैंड होती भी थी, तो वो लैंड जो है वो फ्रेगमेंटेड होती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में होती थी। मान लिया एक किसान के पास 6 बीघा जमीन है, लेकिन वो जमीन उसकी 3 स्थानों पे बटी हुई है। कहीं 2 बीघा जमीन है, कहीं 1.5 बीघा जमीन का टुकड़ा पड़ा है, कहीं डेढ़ के साथ में कहीं 2.5 बीघा जमीन का टुकड़ा अलग पड़ा है। तो कुल मिलाकर के 6 बीघा जमीन उसके पास है, लेकिन वो क्योंकि खंडित है, टुकड़ों में बटी हुई है, तो एक बड़ा भूखंड ना उसके पास होने के कारण वो उसमें कोई अच्छी तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाता था किसान। तो ये एक बड़ी समस्या थी। फिर समस्या थी लो प्रोडक्टिविटी की, यानी कि जो उत्पादकता थी वो बेहद कम थी। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट पहले से भी फेमिलियर होंगे। और इसमें देख सकते हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी का होना, टेक्नोलॉजी जो है वो पुअर थी। अभी आप एक नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो पुअर टेक्नोलॉजी थी उसके कौन कौन से यहाँ पे एग्जांपल हैं जो इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले फार्मर्स जिनको यूज करते थे। साथ ही लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, नहरों का जो एक जाल था वो कोई खास विकसित नहीं था, इरिगेशन की प्रॉब्लम थी, मॉनसून डिपेंडेंस थी, बारिश अगर अच्छी आ जाती तो अच्छी फसल हो जाती, बारिश अगर नहीं आती, मॉनसून फेल हो जाता तो फसल भी खराब हो जाती। और अंतिम समस्या थी डेट रिटर्न फार्मर्स, यानी कि कर्ज में डूबे किसान। कर्ज में क्यों डूबते थे? क्योंकि टैक्स रेट बहुत हाई होता था, फसल कभी खराब हो गई तो फसल खराब होने पर वो उस टैक्स रेट को पे नहीं कर पाते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बात
कि कैश क्रॉप्स जो हैं इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा समस्या का कारण बना बाद में। देखिए, इंडिया में पहले हम फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे। 17वीं शताब्दी तक भारत में फूड क्रॉप्स खूब यहाँ पे ग्रो की जाती थी, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, दे रिप्लेस्ड द फूड क्रॉप्स विद कैश क्रॉप्स। जैसे कपास की खेती ज्यादा होने लगी, ऐसी जूट की खेती ज्यादा होने लगी भारत में, ऐसी फसलें उगाई जाने लगी जिनकी आवश्यकता थी। राघव कुमार कह रहे खंडित भूमि जोत जो है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दें। खंडित भूमि जोत मतलब किसी किसान के पास अगर 10 बीघा जमीन है, कुल 10 बीघा जमीन का स्वामी है, लेकिन वो 10 बीघा जमीन एक साथ उसके पास नहीं है, वो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग स्थानों पे है उसकी। कहीं 2 बीघा जमीन का टुकड़ा उसके पास है, किसी और स्थान पर उसके पास 3 बीघा जमीन का टुकड़ा है, कहीं 4 बीघा जमीन का टुकड़ा उसका है, कहीं 1 बीघा जमीन का टुकड़ा उसके पास में है। तो कुल मिलाकर के उसके पास 10 बीघा जमीन है, लेकिन वो सारी की सारी जमीन एक जगह एक स्थान पर नहीं है, वो खंडित है, वो टुकड़ों में बटी बटी अलग अलग स्थानों पे है। राइट। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि पहले हम खाद्य फसलों को उगाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको सब्स्टिट्यूट किया या उनको रिप्लेस किया नकदी फसलों के लिए, क्योंकि उनको कच्चा माल चाहिए था उन इंडस्ट्रीज के लिए जो इंग्लैंड में स्टैब्लिश हो चुकी थी 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में। अब स्थिति ये हुई कि भारत में 200 वर्षों का जो दमन का चक्र चला अंग्रेजों के द्वारा, उसमें भारत की जो एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड था, एग्रीकल्चर में जो हम जिस तरह की कन्वेंशनल हमारे यहाँ जो फार्मिंग होती थी, हम फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे और हम ध्यान रखते थे अपनी जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं स्वयं की, उनका ध्यान रखते थे, और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के लिए जो हम कुछ फसलें उगाते थे थोड़ी बहुत, वो सारा प्रभावित होने लगा। और स्थिति ये हुई भारत में कि भारत में सूखा पड़ने लगा, बड़े बड़े फेमाइन्स इंडिया में हुए हैं जिसमें लाखों लोगों ने जान गंवाई है। और जो लास्ट जो मेजर फेमाइन इंडिया में हुआ है वो 1943 में बंगाल में हुआ। बंगाल फेमाइन उसे हम बोलते हैं, बंगाल का सूखा 1943 में पड़ा। और ये क्यों होते थे? क्यों भारत में कृषि की दुर्दशा हो चुकी थी, और कृषि की दुर्दशा के कारण हमारे यहाँ जो फूड क्रॉप्स थी उनकी ग्रोथ तो बहुत कम हो चुकी थी, पॉपुलेशन 1921 के बाद बढ़नी शुरू हो गई थी। और एग्रीकल्चर के लिए लैंड तो बहुत था, बहुत ऐसी हमारे पास लैंड थी जिसमें हम खेती करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बेहद कम थी, तो लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट है वो ही पूरी नहीं हो पाती थी। तो एक दृश्य में देखिएगा कि जो बंगाल का सूखा था उसने भारत में बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें कैसे हालात पैदा कर दिए। ये देखिए, ये चित्र के माध्यम से मैंने आपको बंगाल का सूखा यहाँ पे प्रदर्शित किया है। नाउ सी, ये हालात थे इस प्रकार के भारत में। ये दुर्दशा आप देख सकते हैं कि फेमिन के कारण यहाँ पे मेलन्यूट्रिशन है और स्टारवेशन है, भुखमरी है बेसिकली। ये इन चित्रों को उस फिल्माया गया था। इन चित्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में फूड की कितनी शॉर्टेज थी, अन्न की कितनी कमी उस समय थी जब भारत आजाद हुआ, उस समय उसके आसपास के वर्षों में। ये जो बंगाल का सूखा पड़ा था इसमें लगभग 20 से 30 लाख लोग भुखमरी कुपोषण की वजह से मर गए, या फिर कुपोषण की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी वजह से मर गए। तो आप देख सकते हैं क्या दुर्दशा थी हमारे देश में और अन्न की कितनी कमी थी। अब चलते हैं आगे। द exploitative nature of British policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy. उनकी इस तरह की नीतियां थी कि भारत में बदलाव क्या है, इंडिया बिकेम फूड स्कैर्स इकोनॉमी। पहले यहाँ पे क्या होता था कि एक्सपोर्ट सरप्लस थे, हम हमारे यहाँ निर्यात का अधिशेष था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। निर्यात अगर हम कर रहे थे तो कर भी रहे थे तो कैश क्रॉप्स का कर रहे थे, हम फूड क्रॉप्स का नहीं कर रहे थे। फूड ग्रेन हमें इंपोर्ट करना पड़ गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके लगभग 10 वर्षों तक हमें फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट थी फूड की वो पूरी नहीं हो पाती थी। हम एक्सपोर्ट तो करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, लेकिन फूड की हमारे यहाँ कमी होती थी। हम एक्सपोर्ट करते थे कॉटन का, जूट का, इस तरह की चीजों, शुगर का, इनका एक्सपोर्ट हम करते थे बेसिकली। तो ट्रेडिशनल टेक्निक क्या है, यहाँ चित्रों के माध्यम से आप देखिएगा। ये इरिगेशन का हमारे यहाँ सिस्टम था जिसे हम रहट कहते हैं बेसिकली।
ये इस्तेमाल होता था। हम हल का प्रयोग करते थे खेतों में। क्रेडिट के लिए महाजन पर निर्भर थे किसान। बैंक उस समय नहीं थे, बैंकों का जाल इतना व्यापक नहीं था। किसान को अगर धन की आवश्यकता होती थी तो उसको महाजन के पास जाना पड़ता था, जहां उच्च ऋण दर, जहां पे उच्च ब्याज दर पर उसको ऋण मिलता था। ये अभी एक विद्यार्थी ने पूछा था कि भाई खंडित जोत क्या है। ये खंडित जोत का एक उदाहरण है। ये चित्र में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, ये जो खेत दिखा रखा है, इसमें देखिए छोटी छोटी जोत हैं, यानी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। किसान अपने छोटे छोटे खेतों में काम कर रहे हैं। और ये मॉनसून डिपेंडेंस का एक यहाँ पे दृश्य आपको दिखाया गया है कि किसान जो है वो मॉनसून पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाते थे, क्योंकि नहरों का जाल व्यापक नहीं था, कुएं नहीं उतने ज्यादा उपलब्ध थे। और मॉनसून डिपेंडेंस में क्या होता था, जब जब मॉनसून फेल होता था तो तब तब फसलें खराब हो जाती थी और किसान दुर्दशा में आ जाते थे। और किसान जो थे उनका अपना जो टैक्स जो उनको पे करना होता था जमींदार को, वो तो फिर भी करना होगा चाहे क्रॉप फेल भी हो जाए। इसी कारण से वो ऋण के कुचक्र में फंस जाते थे। तो अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी गई, क्यों इस पे पूरा एक लेसन हम बना रहे हैं और क्यों इस पे पूरी एक क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं, या क्यों हम इसको इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं। सुमित पाल कह रहे हैं कि व्हाट इज कैश क्रॉप एंड व्हाट इज फूड क्रॉप। सुमित, फूड क्रॉप होती है जैसे गेहूं चावल, जो बेसिकली जिनको हम फूड में यूज करते हैं, पार्ट ऑफ फूड खाते हैं जिसको हम। और कैश क्रॉप्स होती है जिनको बेसिकली हम इसलिए उगाते हैं जिससे जिसे बेच करके हम धन अर्जित कर सकें। जैसे कॉटन हम ग्रो कर लें तो कॉटन को ग्रो करके हम मार्केट में सेल कर लेते हैं, लेकिन कॉटन को हम खा नहीं सकते। तो ये फर्क है हमारा कैश क्रॉप फूड क्रॉप का। तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो लार्जेस्ट होता था 1951 में हमारे जीडीपी में या नेशनल इनकम में। एम्प्लॉयमेंट में भी इसका लार्जेस्ट शेयर होता था। लगभग 3/4 यानी 75% के करीब लोग उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता था एग्रीकल्चर में ही। फिर बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, क्योंकि यहां से इंडस्ट्रीज को बेसिकली क्या मिलता था, रॉ मटेरियल मिलता था और साथ में सरप्लस लेबर मिलती थी यहां से एग्रीकल्चरल सेक्टर से। और फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन ट्रेड में अगर आप देखें आजादी के बाद जो पहला दशक था, खुशी कह रही है सर चैप्टर कौन सा है, काफी देर से आपने ज्वाइन किया मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं 2-3 बार बता चुका हूं इस चैप्टर का नाम। यह है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 और इसमें हम एग्रीकल्चर के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड में इसकी इंपॉर्टेंट रोल थी एग्रीकल्चर की, क्योंकि इंडिया फ्रीडम के बाद पहला जो डेकेड था, पहले 10 वर्षों तक, लगभग पहले 1 दशक तक भारत निर्यात अधिशेष था भारत का, और वो ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करता था। फिर ये हाउस होल्ड कंजम्पशन का भी प्रमुख हिस्सा है। एग्रीकल्चर से हमारी जो हाउस होल्ड कंजम्पशन की नीड्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं एग्रीकल्चर के। नाउ ए क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट अ मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 1950। 1950 में भारत में निम्न में से कौन सी एक प्रमुख समस्या नहीं थी एग्रीकल्चर की, ये आपको बताना है ऑप्शन सेलेक्ट करके। लो प्रोडक्टिविटी यानी कम उत्पादकता, पुअर टेक्नोलॉजी यानी पुरानी तकनीक, मॉनसून डिपेंडेंस यानी मॉनसून पर निर्भरता, और प्रोडक्शन अधिक उत्पादन। तो निम्न में से कौन सी एक समस्या नहीं थी भारत में 1950 में एग्रीकल्चर सेक्टर में। Good. Now I can see the answer of students. Most of them are saying D. In fact, almost everyone is saying D. Now Divyanshu Kumar has said C. Divyanshu, you need to check your answer. Ujala Khanna, Shalu Gupta. Yes. स्टूडेंट्स ओनली ऑप्शंस लिख दिया करें आप, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आगे फर्दर और भी क्वेश्चंस होंगे इस क्लास में। तो आप सिर्फ साधना शर्मा कह रही है बी। साधना, पुअर टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की 1950 में। यस, नाउ अब मैं समझ सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स इस बात से सहमत हैं कि ओवर प्रोडक्शन इंडिया में नहीं था। इनफैक्ट स्कैरेसिटी थी,
बहुत कमी थी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन की। सो आंसर इज डी। नाउ वो जो समस्याएं जितनी भी थी एग्रीकल्चर में, बहुत सारी समस्याओं की हमने बात की। जमींदारी सिस्टम था और लैंड जो था फ्रेगमेंटेड था, डेब्ट ट्रैप था यानी ऋण का कुछ चक्र था। अनु सहगल बी एंड सी कह रहे हैं, भाई बी एंड सी तो नहीं है, ये तो गलत ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, भूमि सुधार में भारत में क्या क्या किया गया। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो ये महत्वपूर्ण माना गया कि भाई भारत में भूमि सुधार करने होंगे। जमीन पे जो अधिकार है ना जमींदारों का, कि हजारों हजार बीघा जमीन किसी एक किसान के पास होती है, जिसे हम जमींदार बोलते हैं बेसिकली, और जो वहां मजदूरी कर रहे हैं खेत में, उन वो स्वामी है नहीं खेत के। तो उसके लिए हमने क्या किया, एबोलिशन ऑफ जमींदारी के नाम से कानून पास किया संविधान में। और ये जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी है, इसमें क्या किया, भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन किया गया, यानी चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड। तो लैंड टू द टिलर, ये क्या है, किसान को भूमि, यानी कि जमीन के जिस हिस्से पे जो व्यक्ति खेती कर रहा था, सरकार ने निर्णय किया कि वो जमीन उसी की हो जाएगी। फिर से समझिएगा, जमीन के जिस हिस्से पे जो मजदूर खेती कर रहा था, जो किसान खेती कर रहा था, वो जमीन का हिस्सा उसी का हो गया, उसी किसान मतलब वही किसान उस जमीन के हिस्से का स्वामी बन गया। और जो जमींदार था, जमींदार अब उसका मालिक नहीं रहा जमीन के हिस्से का। तो एक बड़ा निर्णय लिया सरकार ने। देखिए इसमें, और यहाँ पे संविधान के संशोधन की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि संविधान में तो ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई जमींदारी खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ कानून थे उनमें जो कमजोरियां थी, उन कमजोरियों का फायदा उठाने में जमींदार पीछे नहीं रहे। उन्होंने कुछ केस फाइल कर दिए कोर्ट में, ताकि वो जो संविधान में जो नियम है वो लटका रहे, उसका प्रभाव ना हो। लेकिन फिर 1951 में एक संविधान संशोधन हुआ। अब देखिए 1951 में जो संविधान संशोधन हुआ उसे फर्स्ट अमेंडमेंट हम कहते हैं, और उसमें 31A और 31B दो अनुच्छेद जोड़ दिए गए संविधान में, जिससे कि ये एबोलिशन ऑफ जमींदारी जो है इसको बहुत सख्ती से इसका पालन किया जा सके। लैंड सीलिंग की गई। लैंड सीलिंग यानी कि अधिकतम भूमि सीमा जो है निर्धारित कर दी गई, यानी एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन जो है उसका मालिक हो सकता है वो निर्धारित कर दिया गया। पहले मान लिया किसी के पास 1000 बीघा जमीन है या 500 एकड़ जमीन है किसी के पास, वो अकेला मालिक है, जमींदार है वो इतने बड़े भूखंड का। तो सरकार ने लैंड सीलिंग लॉ लाकर, लैंड सीलिंग का कानून ला करके वो उसका जो अधिकार है इतने बड़ी जमीन पर वो खत्म कर दिया, और निर्धारित कर दिया कि भाई एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। और तीसरा जो बड़ा कदम उठाया वो था लैंड कंसोलिडेशन का। अब ये सारे जितने हमारे लैंड रिफॉर्म्स हैं, इनके बारे में मैं आपसे बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, ये आप ध्यान से इस स्लाइड को देख लीजिएगा। इस स्लाइड में जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मैं दे रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपसे कई क्वेश्चंस बाद में पूछे जाएंगे। तो लैंड कंसोलिडेशन क्या है? अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई खंडित जोत क्या है। तो खंडित जोत को उस समस्या से उबरने के लिए चकबंदी की गई, बेसिकली लैंड कंसोलिडेशन किया गया कि अगर मान लिया किसी किसान के पास कुछ जमीन है लेकिन वो 2-3 हिस्सों में, 2-3 टुकड़ों में बटी हुई है। कशिश कह रहे हैं प्लीज रिपीट दिस टॉपिक, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। एबोलिशन ऑफ जमींदारी यानी जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया, जमींदारी को समाप्त कर दिया गया भारत में, कि कोई व्यक्ति किसी एक बड़े इलाके की जमीन का मालिक नहीं होगा, और वहां जो खेती करने वाले लोग होते थे उनसे वो करता था क्या, किराया वसूल करता था उस जमीन पे। मालिक वो खुद होता था जमींदार, और बाकी लोग वहां खेती करते थे और किराए पे वो जमीन लेकर के खेती करते थे। तो सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के तहत क्या किया कि जमींदार का स्वामित्व खत्म कर दिया उस जमीन पर, और जो जितने हिस्से पे खेती कर रहा था वो जमीन उसी व्यक्ति की हो गई जो वहां खेती कर रहा था। तो ये है जमींदारी उन्मूलन। लैंड कंसोलिडेशन में क्या किया कि अगर किसी व्यक्ति की जमीन 3-4 हिस्सों में कहीं अलग अलग बटी हुई है, हाँ प्रीतिशा कह रही है कि व्हाट इज कंसोलिडेशन, वही मैं बता रहा हूं कि अगर किसी किसान की जमीन, अगर मान लिया 4 हिस्सों में बटी हुई है, 2-2 बीघा के टुकड़े उसके अलग अलग 4 जगहों पे हैं, तो सरकार ने क्या किया, उन सारे हिस्सों को मिला करके एक किसान को उसको दिया। तो अगर गांव में 100 किसान हैं, उनकी जमीनें हर किसी के पास 4-4 टुकड़े हैं, तो मान लीजिए 400 टुकड़ों में जमीन बटी हुई है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि वो सभी के टुकड़े एक जगह उनकी चकबंदी की, और हर किसान को एक स्थान पे सारी जमीन मिल जाए, ये प्रयास किया। तो ये लैंड कंसोलिडेशन बेसिकली कहलाता है।
नैना कह रही है कि इससे जमींदारों को नुकसान नहीं हुआ क्या? हाँ, निश्चित तौर पे किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों को नहीं, जमींदारों को नुकसान हुआ है, लेकिन वो अन्यायपूर्ण था कि जमींदार जो है उसके पास हजारों बीघा जमीन है, वो इतने बड़ी जमीन का मालिक है, और जब वहां एक्चुअल में खेती कर रहा है, जो मजदूर वहां काम कर रहा है, उसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है। तो वो अन्यायपूर्ण था, इनजस्टिस था वो एक तरीके से लोगों के साथ में। और क्या था कि जो संसाधन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ था बेसिकली, यानी कि संसाधनों का केंद्रीकरण था कि कुछ ही लोग अमीर होते थे जिनके पास सारी जमीन होती थी और बाकी सारे गरीब निर्धन मजदूर हुआ करते थे। तो वो अन्यायपूर्ण था। जैसे सरकार ने रियासतों को खत्म करा, उसी तरीके से सरकार ने जमींदारी भी खत्म कर दी कि वो भारत की जो जनसंख्या है, लार्जर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो गरीब है और वो वंचित है, इसलिए ये सब किया गया। मीनाक्षी कह रही है कि सर प्लीज क्लियर द डाउट ऑफ प्रीवियस क्लास। आप मेरे को मैसेज कर दें, मेल कर दें, एस्पिरेशन का जो आपका वेब एड्रेस है उस पर जो भी इश्यूज होंगे नेक्स्ट क्लास में उनको हम एड्रेस करेंगे, लास्ट क्लास से रिलेटेड। नाउ अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब देखिए इनमें कि चार में से कौन सा लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है? लैंड सीलिंग, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जमींदारी एबोलिशन, लैंड कंसोलिडेशन। लैंड सीलिंग यानी अधिकतम भूमि सीमा, लैंड कंसोलिडेशन यानी चकबंदी, और जमींदारी एबोलिशन यानी जमींदारी का उन्मूलन। ज्योति पूछ रहे हैं सर टिलर क्या है? टिलर बेसिकली जो खेती कर रहा है किसी जमीन पर, वो टिलर कहलाता है। कोई व्यक्ति जो खेती कर रहा है किसी जमीन के हिस्से पे, वो टिलर है। और जमींदार क्या है? वो मालिक है उस जमीन का। नाउ आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सभी ने बी दिया है, दैट मीन्स कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग का, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स को काफी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब तो आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर इज बी। नाउ अब एक बहुत बड़ी पहल जो की गई 60 के दशक में भारत में, उसकी बात हम करते हैं। एग्रीकल्चर का जैसे टॉपिक आता है तो यहाँ ये नाम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं, इसका नाम लिए बिना एग्रीकल्चर का टॉपिक 1950 से 1990 के बीच के दौर का पूरा नहीं माना जा सकता, वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। एक क्रांति हुई भारत में, हरित क्रांति, क्योंकि आपने देख लिया भारत में कैसी दुर्दशा थी आजादी के टाइम। 1943 का आपने देखा कि जो फेमाइन था, उसमें जो सूखा जो पड़ा, उसमें कैसी हालत हुई बंगाल में, वो सब आप देख चुके हैं। तो भारत में जरूरत थी कि कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार किया जाए। तो कुछ तो लैंड रिफॉर्म्स कर दिए भारत में, भूमि सुधार के कानून आ गए, लेकिन उपज जो है वो नहीं बढ़ रही थी। प्रति हेक्टेयर उपज जो थी वो नहीं बढ़ रही थी, जिसे हम कहते हैं पर हेक्टेयर यील्ड, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। उसके बहुत सारे कारण थे। उनसे निपटने के लिए सरकार ने देखा कि ये क्रांति के रूप में हमें ये करना पड़ेगा, ये ऐसे छोटे मोटे प्रयासों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम कब तक किसी दूसरे देश पे, जैसे अमेरिका से हम राशन मंगाते थे, अनाज मंगाते थे। अशोक कुमार कह रहे सर हिंदी में क्वेश्चन पूछो। बेटे हिंदी में पूछूंगा, अगर कोई कठिन क्वेश्चन होगा उसे मैं जरूर ट्रांसलेट जरूर करता हूँ हर क्वेश्चन को, जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो आप ध्यान से सुनते रहा करो। हर एक वर्ड को मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसलिए जरूरी हुई कि हम कब तक जो है, हाँ आकांक्षा कुमारी कह रही है एम एस स्वामीनाथन वाज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हम अभी आ रहे हैं, स्वामीनाथन से हम बिल्कुल परिचय कराएंगे आपका, उनकी फोटोग्राफ भी अभी आपको दिखाएंगे हम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली, जिसको हम टेक्निकली हम कहते हैं न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, यानी कि नई कृषि रणनीति जिसे हम कहते हैं। और ये 1961 में इसको हमने अडॉप्ट किया, इसको बेसिकली 1961 में इसको अपनाया, क्योंकि परिस्थितियां ये हो चुकी थी कि जब तक हम एक क्रांति के रूप में, अनीता पूछ रही है सर लैंड कंसोलिडेशन के बाद लैंड की ओनरशिप किसे दी गई? लैंड कंसोलिडेशन के बाद लैंड की ओनरशिप किसान की ही रही, जिसका वो किसान, मतलब जिसका वो जमीन जो थी टुकड़ों में बटी हुई, जिसकी पहले से ही थी। लेकिन ध्यान दिलाना चाहता हूं, लैंड कंसोलिडेशन का बेनिफिट मेनली छोटे किसानों को देने के लिए था। जो जमींदार थे, जमींदारी उन्मूलन तो हो चुका था। बड़ा बड़ा यानी लार्ज पीस ऑफ लैंड किसी के पास, बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड तो किसी के पास नहीं था।
नीरज कनौजिया कह रहे सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। नीरज, कोशिश करूंगा सभी का नाम मैं ले पाऊं इस क्लास में। मोहन कह रहे हैं रिपीट ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन पर अभी हम काफी चर्चा करने वाले हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। खुशी वर्मा भी काफी उनको प्रॉब्लम लग रही है कि मेरा नाम नहीं लेते हैं सर। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी में क्या किया, सब कुछ बिल्कुल यहाँ रिफॉर्म्स किया जा रहा था, सब कुछ चेंज किया जाने वाला था। जैसे कि यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि ऐसे बीज जिनकी उपज बहुत ज्यादा हो, उनका प्रयोग हम करने वाले थे यहाँ पर। और ये बीज कहाँ से आए, ये खोज किसने की, रिसर्च किसने की, कहाँ हुई ये रिसर्च, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन लोग थे जिन्होंने प्रमुख योगदान इसमें प्ले, मतलब मेन रोल किसने प्ले किया। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी रासायनिक उर्वरक जो है उनका उपयोग बढ़ाया गया। पहले सिर्फ हम गोबर से बनी खाद का प्रयोग करते थे। गोविंद शाह क्या कह रहे हैं, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, बेटे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सुनिए, एक 2-3 स्लाइड के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो किया जाना था। एडिकेट इरिगेशन फैसिलिटीज, तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा का विकास किया जाना था, क्योंकि आपने देखा कि आजादी से पहले हम किस पर निर्भर थे, मॉनसून पर निर्भर थे, यानी बारिश आएगी। बबीता कह रही चैप्टर बता दो। बबीता आई थिंक आप काफी देर से या तो सुन नहीं रहे थे या फिर आप क्लास में लेट ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये है टॉपिक इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। स्टूडेंट ध्यान दें कि 12:30 बजे का टाइम है क्लास स्टार्ट होने का, तो 12:30 बजे आप जरूर ज्वाइन कर लें क्लास को, ताकि आप कुछ मिस ना करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एडिकेट इरिगेशन फैसिलिटी में क्या था कि पहले सिर्फ मॉनसून पर डिपेंडेंस थी, थोड़ी बहुत नहरें होती थी, कुएं से थोड़ा पानी चला लेते थे रहट का प्रयोग करके, लेकिन अब ट्यूबवेल यानी कि मैकेनिकल वे में इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना था। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये क्या है, संस्थागत ऋण, यानी कि बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन प्रोवाइड करना, ताकि जो किसान है वो महाजनों के ऋण कुचक्र में ना फंसे। फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये प्रमुख है, उर्वरक सब्सिडी देना, यानी सब्सिडी क्या है इस पर हम आगे स्लाइड्स में डिस्कशन करने वाले हैं काफी, तो डोंट वरी कि सब्सिडी आपको नहीं पता है वो क्या होती है और कैसे वो काम करती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम, एक बार चित्र के माध्यम से देखिए क्या क्या इस स्ट्रेटजी में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो अच्छी उन्नत बीजों का हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। HYV, हिना खातून, HYV है हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी अधिक उपज वाली किस्में हैं, जो आपको स्लाइड में मैंने दिया भी है इसकी फुल फॉर्म, हाई यील्डिंग वैरायटी। केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हमें करना था, यानी कि जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक, उनका प्रयोग हमें करना था। पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का छिड़काव करना था ताकि कीड़े ना लगे दवाई में, इसमें फसलों में कीड़ों की वजह से बहुत सारी फसल खराब होती थी। एडिकेट इरिगेशन हो, यानी कि नलकूपों का प्रयोग किया जाए, और मैकेनिकल जो जैसे ट्यूबवेल हम कहते हैं ना, उनका प्रयोग किया जाए, जिसके लिए बिजली की भी काफी आवश्यकता थी। बिजली बनाने के लिए काफी पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की और बहुत सारे विद्युत संयंत्र भी लगाए गए उस समय भारत में, मैंने यहाँ चित्र में नहीं दिखाया है। सुरेंद्र यादव पूछ रहे हैं सबसे पहले किस स्टेट में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सारी बातें पता चलने वाली हैं। ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, पहले सिर्फ हल का या फावड़े का प्रयोग हम करते थे। और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी बैंक से लोन प्रोवाइड किए जा सके, तो 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं। 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, जिसे हम इंग्लिश में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कहते हैं। साक्षी गोयल कह रही है कि मेन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स। हाँ, आप बात ठीक कह रहे हैं, मेन्योर का अपना इस्तेमाल है, वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हमें कम जमीन में ज्यादा फसल अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती ही है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंपोनेंट होते हैं, जिनकी कमी के कारण जमीन में ज्यादा फसल नहीं उग पाती है। तो ये सारी चीजें जो है, इनका प्रयोग करने के बाद में हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ऑल ऑफ ए सडन, यहाँ नीचे देखिए लिखा है मैसिव राइज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो ये जो दो प्रमुख खाद्यान्न जो थे, जो भोजन का मुख्य अंग है बेसिकली, व्हीट एंड राइस, यानी गेहूं और चावल तो प्रमुख अंग है हमारे भोजन का।
तो ये इनकी प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ गई, पर हेक्टेयर यील्ड जिसे कहते हैं, प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई भारत में। रवि कह रहे हैं नाबार्ड, नाबार्ड का इसमें हम बात नहीं करेंगे, नाबार्ड की बात हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रूरल डेवलपमेंट का, वहां बात करेंगे हम बेसिकली उसकी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी इज द अदर नेम ऑफ, किसका नाम है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी? I can see answers now. Students are saying D. Yes, agricultural revolution, farmer revolution ऐसा कोई टेक्निकल नेम नहीं है। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन हम कहते हैं न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी को। तो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी क्या है, वो टेक्निकल नेम है, और ग्रीन रेवोल्यूशन पॉपुलर नेम है, यानी हरित क्रांति जो है वो प्रसिद्ध नाम है, और न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी वो तकनीकी नाम है बेसिकली। बहुत अच्छा आंसर दिया है यहाँ स्टूडेंट ने सेकंड क्वेश्चन का। ऑलमोस्ट एवरीबडी नाउ इज टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। शुरू में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, मेरा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन था उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो बच्चों का शायद उस टाइम इतना इंटरेस्ट नहीं था क्लास में। अब नाउ आई कैन सी कि हाँ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस। बादल कुमार एफ तक पहुंच गए हैं, काफी आगे निकल गए हैं आप, थोड़ा सा पीछे हटिए, ज्यादा आगे चले जाएंगे नहीं तो आप। So the answer is D. Third question now. Green revolution is most successful in the crops of, कौन सी ऐसी फसलें थी जिनमें ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्रूशल रोल प्ले किया है? तनु सिंह कह रही है कि मुझे क्लास का लिंक कैसे, आपको मैं एक वेब एड्रेस यूज यहाँ पे शुरू में यहाँ पे आपको दिखाया था, क्लास के एंड में भी वो वेब एड्रेस आपसे मैं शेयर करूंगा। उस वेब एड्रेस पे आप कांटेक्ट कीजिए, डिटेल शेयर कीजिए अपने स्कूल के, और आपको मेल के थ्रू क्लास का लिंक हमेशा मिलता रहेगा। आई कैन सी के स्टूडेंट्स आर स्टिल आंसरिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड का आंसर दीजिए आप। नाउ आई गेट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड ए, नेहा शर्मा, सान्या, तनु, आनंद, हया नकवी, सुमन, गोपाल सिंह, ओम प्रकाश, एवरीबडी इज नाउ ऑन ए। सो आप स्लाइड्स को ध्यान से देखते रहिएगा, हर स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट आएंगे। तो व्हीट एंड राइस जो है, अभिषेक गौतम लिख रहे हैं व्हीट एंड राइस, आकाश दोबरियाल व्हीट एंड राइस लिख रहे हैं। बेटे आप पूरा वर्ड ना लिखें, सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डाल के ऑप्शन दें, वो इजी है आपके लिए भी टाइप करना और मेरे लिए भी रीड करना उसको। शिवानी सिंह कह रही है आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। ओके, सुभाष पाल आपने गलत टाइप कर दिया शायद, ये 2A नहीं 3A होना चाहिए। शिवदत्त निजावन, टेंसी, आई डोंट नो व्हाट इज टेंसी। नाउ आंसर इज ए। और अब नॉर्मन बोरलॉग की बात कर लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड हम मानते हैं। एक स्टूडेंट ने MS स्वामीनाथन की बात की, हम MS स्वामीनाथन को भी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड ओवर उस पर काम किया है, और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे नॉर्मन बोरलॉग। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप बड़े प्रभावित होंगे इनसे। ये बेसिकली ये खुद भी एक किसान के बेटे थे, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। इनको 1970 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को भुखमरी से बचाने के लिए, यानी हंगर फ्री वर्ल्ड बनाने में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। और ये जैसा मैं अभी आपको इनके बारे में बता रहा था कि ये नॉर्वे के रहने वाले थे, इनका जन्म नॉर्वे में हुआ था। एक वहां पे छोटा सा प्रांत है नॉर्वे में जिसे कहते हैं आयोवा। तो ये जो वहां पे प्लेस है, वहां ये 25 मार्च 1914 को इनका जन्म हुआ। और ये बचपन में ये एक पहलवान थे, अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन बेसिकली रेसलर थे ये। और रेसलर की जो इनकी स्किल्स थी, अच्छे रेसलर थे, जिसकी वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में एडमिशन मिल गया। और वहां से इन्होंने PhD कंप्लीट की 1942 में प्लांट पैथोलॉजी में। और फिर उसके बाद ये मैक्सिको में काम करने चले गए, खेतों में फसलों पर, कि कैसे फसल जो है वो बढ़ाई जा सके। तो यहाँ देखिए ये इतने पॉपुलर हुए और इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड में हंगर को एलिमिनेट करने के लिए, हंगर फ्री वर्ल्ड बनाने में, कि इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको मिला, और साथ में भारत की सरकार ने भी इनको जो है सम्मानित किया। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया भारत में, जो कि एक बहुत ही नागरिक सम्मान है, काफी बड़ा,
भारत रत्न के पश्चात पद्म विभूषण ही बड़ा एक नागरिक सम्मान है भारत में। अब अनुपा कह रहे हैं कि सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्वेश्चन बताइए, क्या नहीं समझ में आया आपके? तो ये थे नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और यहाँ आप देख सकते हैं भारत के किसान के साथ इनको दिखाया गया है। भारत में कई बार आए ये 1960 और 70 के दशक में, ताकि वो देख सकें कि ग्रीन रेवोल्यूशन या न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी जो है वो कैसे काम कर रही है। अब एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हम कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एम एस स्वामीनाथन, राइट साइड के फोटोग्राफ में आप देखिए एम एस स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉग के साथ एक खेत के बीच में खड़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड की फोटो में आप देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर 1964 से 1966 तक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में एम एस स्वामीनाथन खड़े हैं, उनको कुछ समझा रहे हैं फसल के बारे में। एम एस स्वामीनाथन भी काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। वो पेशे से एक जेनेटिसिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन में उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है। और इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ। इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण जो है भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। ये इससे एम एस स्वामीनाथन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है भारत में, उनका जो योगदान है। और एम एस स्वामीनाथन अभी भी हमारे साथ में है, वो अभी जीवित हैं, 94 इयर्स की उनकी एज है। अब हम बात करते हैं फेजेस की। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली 2 फेजेस में हमने इंडिया में इंप्लीमेंट किया। एक बच्चे ने पूछा था कि सर वो पहले कौन से स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ था, फिर उसके बाद कौन से स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ। हाँ, नॉर्वे इज ए कंट्री, हमें नॉर्वे को नॉर्डिक कंट्री कहते हैं, और ये यूरोप के मैप पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्थ में आपको मिलेगी। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, तीनों कंट्रीज बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज हैं यूरोप की, आप चेक कर सकते हैं। तो भारत में जो हरित क्रांति है उसको 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया। रीजन क्या था 2 बार में इसको इंप्लीमेंट करने का? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होती है, और गरीब किसानों के पास इतना धन नहीं था कि वो ट्रैक्टर भी लगा लें अपने पास में, वो ट्यूबवेल भी अपने पास में लगा लें, वो अच्छे बीज भी खरीद लें। वो सारी सुविधाएं नहीं जुटा सकते थे, वो खाद भी खरीद लें, वो कीटनाशक भी खरीद लें, ये संभव नहीं था। तो इसको फेजेस में करना पड़ा। तो पहले फेज में यानी मिड 1960s, लगभग 1965 से लेकर मिड 1970s यानी 1975 तक लगभग, ये पहले 3 राज्यों में इसको हमने प्रारंभ किया। वो थे पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कारण क्या था, क्यों हमने इसको इनमें किया? ये तुलनात्मक रूप से बाकी राज्यों से समृद्ध थे। ये राज्य जो हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो किसान थे वो थोड़े पैसे वाले, थोड़े अमीर किसान थे। अगर कोई स्टूडेंट अभी ये पूछ रहा है कि हमारी इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स हैं, तो मैं उस स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जाग जाओ, लगभग 2 महीने आपके खत्म होने वाले हैं 12th क्लास के। अगर अभी आप ये पूछ रहे हैं कि बुक्स कितनी है, तो ये काफी आपके बारे में मुझे चिंता इससे हो रही है। सेकंड फेज जो था हमारा मिड 1970s से मिड 1980s तक था, यानी लगभग 1975 से 1985 तक का जो दौर था वो सेकंड फेज था इंडिया में। तो ये जो पहले 3 स्टेट में हमने इंप्लीमेंट किया ग्रीन रेवोल्यूशन को, उससे हमें लगा कि हाँ ये सक्सेस हो रहा है, सफल हो रही है। ये हमारा जो पहल है ग्रीन रेवोल्यूशन की, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी जिसे हम बोलते हैं, वो पहल हमारी सफल हो रही है। तो वो सफल हो रही है तो उसको हमने फिर बाकी राज्यों में भी हमने उसको लागू कर दिया, और प्रयास किया सरकार ने कि किसानों को आसानी से ऋण मिल सके। मैंने आपको बताया 1975 में भारत में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहते हैं। तो उसकी स्थापना हुई 1982 में। जब तक ये सेकंड फेज हमारा चल रहा था तब तक 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना हो चुकी थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी को क्रेडिट की प्रॉब्लम ना हो, यानी ऋण आसानी से मिल जाए, उसका प्रयास सरकार ने काफी किया यहाँ पे।
तो क्वेश्चन है विच इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मेन इनिशिएटिव बेसिकली, तो हरित क्रांति में निम्न में से इन चारों में से कौन सा एक प्रमुख पहल नहीं है? पहला है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का प्रयोग। बी है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। सी बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, यानी बेहतर जो हमारी सिंचाई व्यवस्था है वो, या बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी बेहतर हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आंसर दे चुके हैं। 4D सुरजीत सिंह, बादल कुमार, अजय, चिरंजी लाल, अंजनी, चांदनी, मानसी, अमन, शुभम, शुभम वर्मा सी ऑप्शन कह रहे हैं। थोड़ा एक बार देखिए आंसर को। आशाराम, शिवानी, प्रियंका और शुभल कुमार। आई थिंक स्टूडेंट्स को क्लियर है, आंसर इज डी नाउ। अब देख सकते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी खुद हल चलाते हुए, ये चित्र है उनका, अपने उनका जो निवास था प्रधानमंत्री निवास वहां का, ये उनका जो लॉन है उसमें इसमें ये हल चला रहे हैं मोटिवेट करने के लिए फार्मर्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के जो हमारे मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करें और भारत में खाद्यान्नों का अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, उसके लिए प्रयासरत रहें। तो ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी, इनका एक नारा भी था बहुत फेमस जो उन्होंने उस समय दिया, जय जवान जय किसान का, जो आपने सुना होगा, क्योंकि 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और लगभग 1965 के करीब ही हमने एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को भी हमने इंप्लीमेंट किया था जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई भारत में। तो शास्त्री जी ने कहा कि जय जवान जय किसान, यानी किसान और जवान, सीमा पर जवान और खेत में किसान, ये भारत की खुशहाली का कारण बनेंगे। अब देखते हैं कि परिणाम क्या हुआ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का। इसका परिणाम स्वरूप हमने देखा कि क्या हुआ, एलिमिनेटेड फॉरेन डिपेंडेंस फॉर फूड। सबसे पहला और बड़ा इसका परिणाम हुआ कि विदेशों पर निर्भर थे हम, खाद्यान्न वहां से हम आयात करते थे, खाद्यान्न को आयात करते थे। आपने देखा कि कौन से देश से हम मंगाते थे भारत में, गेहूं, चावल। वो जो गेहूं वहां से आता था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गेहूं इस प्रकार का होता था कि भारत के लोगों को वो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हमने क्या किया, फॉरेन कंट्रीज से, यानी मेनली अमेरिका से हमने सीड्स तो इंपोर्ट कर लिए। उन सीड्स को MS स्वामीनाथन, जिनका हमने अभी देखा, जिनके बारे में इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल जो है वो बेसिकली रिसर्च उसने की कि ताकि वो जो सीड्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं इंडिया में, उनको इंडियनाइज कैसे करें उनको, मतलब भारत की जो यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन है, हमारी जलवायु है, हमारी जो मिट्टी है, उसमें उन बीजों को कैसे हम उगाएं। तो चेंजेस करके इंडिया में कुछ नए गेहूं के, चावल के और अन्य फसलों के भी बीज जो है विकसित किए गए और उनका प्रयोग किया, जिससे भारत में एकाएक खाद्यान्नों का उत्पादन काफी बढ़ गया। तो हमारी विदेशों पर निर्भरता जो है वो खत्म हो गई, विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी खाद्यान्नों के लिए। फूड की स्कैरिसिटी यानी भोजन की कमी दूर हो गई। नंबर 3, कंट्रोल्ड प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि खाद्यान्न जो थे उनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती थी कमी के कारण। वो खाद्यान्नों की जो कमी है वो क्योंकि वो नहीं रही अब, तो कीमतें भी अब जो नियंत्रित हो गई हमारी। और फिर फोर्थ है क्रिएटेड बफर स्टॉक। ये एक प्रारंभ हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज वहां पे प्रारंभ की 60s 70s में, कि भारत में बफर स्टॉक बनाया गया। बफर स्टॉक क्या है, बेसिकली एक भंडार हमने बनाया कि ठीक है, एक साल हमारी अच्छी फसल पैदा हो गई, गेहूं चावल की काफी अच्छी फसल हुई, पहले भी हो जाती थी आजादी से पहले। किसानों को लगा, हमारे जो नीति निर्माता थे उनको भी लगा कि ठीक है इस बार अच्छी फसल होगी, 1965 में, 66 में या 67 में कभी हो गई। लेकिन बाई चांस किसी साल अगर हमारी फसल खराब हो गई तो क्या होगा, क्योंकि पहले ऐसा हुआ 1944 में भयंकर सूखा पड़ा, अकाल हुआ, तो ऐसा फिर ना हो, तो उसके लिए हमने बफर स्टॉक का निर्माण किया। बफर स्टॉक एक बड़ा भंडार हमने बना लिया गेहूं और चावल का, ताकि कभी अगर फसल खराब भी हो जाए। अभिषेक गौतम कह रहे बफर स्टॉक क्या है, वही बता रहा हूं बेटे मैं कि बफर स्टॉक क्या है, एक बड़ा स्टोरेज है बेसिकली फूड का। गेहूं और चावल के बड़े हमने भंडार बना लिए कि कभी अगर फसल खराब हो गई भविष्य में, तो वो जो भंडार है हमारे,
उनसे हम गेहूं और चावल निकाल लेंगे और जनता को हम बांट देंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसे हम कहते हैं ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो राशन की दुकानें खुली होती हैं इंडिया में जगह जगह, तो वो उसका प्रयोग हम करेंगे। उसके थ्रू हम राशन बांटेंगे जगह जगह, ताकि भुखमरी से ना लोग मरे, कुपोषण से लोग ना मरे। वो एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है ना, देश की बड़ी खराब छवि उससे सामने आती है। तो पीडीएस के थ्रू हम राशन बांट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि बफर स्टॉक बच्चों को काफी हद तक क्लियर होगा। और ये जो था, इसे हमने कहा था रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा था, बेसिकली RVRPDS कहा था, और ये 1975 में हमने प्रारंभ कर दिया था। एक बार फिर आप देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से मैंने दिखाया है, एक किसान अपनी अच्छी फसल जो उसकी अभी उगी है उससे खुश हो गया, और खुश होकर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए गया है, और उपहार के रूप में गुलदस्ता नहीं लेके गया है। वो गुलदस्ते की जगह वो लेके क्या गया है, गेहूं की कुछ बालियां लेके गया है, वो अपने खेत से काट करके। सो अ चेरिश्ड फार्मर प्रेजेंटिंग अ सैंपल ऑफ हिज फार्म प्रोड्यूस टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटिव बाय शास्त्री जी। तो उस समय प्रधानमंत्री ने काफी लोगों को एनकरेज किया, उनका उत्साह बढ़ाया कि किस प्रकार से मेहनत करके हम खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो उसी का एक नमूना है कि किसान कैसे खुश होकर के एक गेहूं की बालियों से बना गुलदस्ता शास्त्री जी को भेंट कर रहा है। उस दौर में हरित क्रांति कितनी महत्वपूर्ण थी, कितना प्रभाव था उसका नीति निर्माताओं पे, उसका एक उदाहरण है यहाँ कि उस समय पोस्टेज स्टैम्प भी स्टार्ट की गई थी। ये डाक टिकट है, राइट साइड में आप देख सकते हैं, 15 पैसे की। उस समय पैसों की भी बहुत कीमत होती थी भारत में। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक लिफाफा है, ये शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर इसको रिलीज किया गया था। शास्त्री जी जो जनवरी 1966 में जिनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु के 1 साल के बाद में ये लिफाफा जो है, ये जय किसान का नारा इस पर लिखा हुआ है, उनको याद करने के लिए इसको रिलीज किया गया। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से फोटो है, एक किसान जिसकी फसलें जो है बहुत अच्छी उग रही हैं, खेती में उसको मजा आ रहा है, काफी उसका जो आउटपुट है वो बढ़ गया है। तो अब वो उसकी कोई रुचि नहीं है अपनी जमीन बेचने की। एक धनाढ्य व्यक्ति, एक अमीर आदमी आया है उसके पास जमीन खरीदने के लिए, देख सकते हैं आप इसमें कुछ, उसके पास उसने यहाँ पे बैग रखे हुए हैं जिसमें वो ऑफर कर रहा है और कह रहा है कि जमीन बेचोगे क्या। लेकिन किसान जो अब अमीर हो चुका है, या यूं कहिए कि उसकी गरीबी, उसकी भुखमरी मिट चुकी है, तो अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है जमीन बेचने में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, यानी उत्पादकता बढ़ा दी, किसानों की आय, इनकम बढ़ गई, और उससे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, यानी कि जीवन स्तर में सुधार हुआ, जीवन स्तर में सुधार हुआ, और विपणन अधिशेष और बफर स्टॉक संभव हुआ। तो बफर स्टॉक तो मैंने आपको बता दिया कि गेहूं, चावल या फिर खाद्यान्नों का एक बड़ा स्टॉक बना लेना, बड़ा स्टॉक बना लेना, उसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। विपणन अधिशेष क्या है, उसको अभी हम बात करने वाले उसके बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जानकारी में देखना चाहता हूं कि आप फसलों के बारे में कुछ जानते भी है नहीं। गेहूं चावल आप खाते तो सब हैं, लेकिन गेहूं चावल के पौधे आपने कभी देखे हैं क्या? आप में से जो बच्चे कभी गांव में गए होंगे वो इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर देंगे कि राइस प्लांट पहचानना है आपको। यहाँ दो मैं फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा, फोटोग्राफ ए और फोटोग्राफ बी। तो ये आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको पहचानना है कि ए साइड का फोटोग्राफ राइस प्लांट है या बी साइड का। मुस्कान शाहिद ने एकदम से बी टाइप कर दिया है, यानी मुस्कान शाहिद को काफी पहचान है। आपको सिर्फ ये टाइप करना है कि राइस प्लांट ए है या बी है। काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, ज्यादा बी कह रहे हैं, ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो बी कह रहे हैं। प्रीति सिंह कह रहे हैं वीट। वीट के बारे में बात नहीं की, मैं राइस प्लांट पहचानने के लिए कह रहा हूं आपसे। चलिए खैर, मैं आपको बता देता हूं कि जो बी है वो राइस प्लांट है। ऑप्शन बी यानी फोटोग्राफ बी जो है वो राइस प्लांट है, और ए जो है वो वीट प्लांट है। Those who have ever been to a village, raise your hand.
कभी गांव गए हो, कभी देखा है गांव? नाउ एक और महान मूर्ति इस देश की, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक किसान के बेटे, और इनको प्यार से लोग किसान मसीहा भी कहते हैं। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर पर। ये एक उनकी बुक है, जॉइंट फार्मिंग एक्स रेड द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। ये बेसिकली कोऑपरेटिव फार्मिंग पे ये उन्होंने बुक लिखी है। कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में आप, हाँ, अब कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। यस, आई कैन सी सम हैंड्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, बहुत बार। यस, गुड, अच्छा लगता है हमेशा गांव में जाना। तो ये उनकी बुक है, और इनके जन्मदिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 2001 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके जन्मदिन यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस घोषित किया था भारत में। और इनकी जो दिल्ली में राजघाट पे महात्मा गांधी जी की जहां समाधि है, उसी के साथ में इनकी समाधि है, जिसको हम किसान घाट कहते हैं। तो बड़े किसान नेता हैं और किसान दिवस हम मनाते हैं इनके जन्मदिन को। अब बात करते हैं विपणित अधिशेष की। विपणित अधिशेष क्या है? मार्केटेड सरप्लस। किसान ने अपने खेत में फसल उगाई, गेहूं उगाया या चावल उगाया, जो भी उगाया उसने, बहुत सारे मैं देख रहा हूं अब बच्चों के हैंड रेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के हैंड रेजेस आ रहे हैं। ये सारे बच्चे गांव में गए हैं यानी कभी ना कभी। तो मार्केटेड सरप्लस क्या है? किसान ने फसल उगाई और फसल उगाने के बाद में उसका एक हिस्सा तो अपनी खुद की आवश्यकताओं पर इस्तेमाल कर लिया, खुद के लिए रख लिया, क्योंकि साल भर वो भी तो गेहूं चावल खाएगा ना, अपनी उसकी जो निजी आवश्यकताएं हैं। और बाकी जो उसके पास एक्स्ट्रा जो था वो उसने मार्केट में बेच दिया। जो उसने मार्केट में बेचा वही विपणित अधिशेष है, यानी मार्केटेड सरप्लस है बेसिकली। यहां देखिए, विपणित अधिशेष क्या है? यानी कुल कृषि उत्पाद का वह भाग है जो किसी कृषक द्वारा अपनी उपभोग आवश्यकताओं के पूर्ण होने, अपनी उपभोग आवश्यकताओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात बाजार में बेचा जाता है। यानी कि that portion of agriculture output which the farmer sells in the market after satisfying the consumption needs, right? और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, सीबीएसई में पूछा गया है 2020 के पेपर में, तो इसको याद कर लेना। अब आते हैं सहायकी, सब्सिडीज पर। सब्सिडी के बारे में हम बात की थी कि फर्टिलाइजर पे शुभम शर्मा पूछ रहे हैं सर आप गए हैं विलेज? हाँ डेफिनेटली, मैं हर साल जाता हूँ अपने गांव में, एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली। तो सब्सिडीज, सहायकी क्या है उसकी बात करते हैं। सरकार जो है वो सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर पर, ताकि फर्टिलाइजर की कीमतें सस्ती हों। जो बीज है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, उन पर सब्सिडी देती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो ट्यूबवेल चलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं किसान, उस पर सब्सिडी देती है। तो कई प्रकार से सब्सिडी सरकार देती है, वो इसलिए ताकि ये सारी जो सुविधाएं हैं वो किसानों की पहुंच में आ सकें, किसानों की पहुंच में आ सके। किसान, जो गरीब किसान भी है, वो भी ट्यूबवेल से इरिगेशन फैसिलिटी का फायदा उठा सके, वो भी ट्रैक्टर से जुताई करवा सके, वो भी खेत में उर्वरक का प्रयोग कर सके। तो ये सारी सुविधाएं हैं उसके लिए उपलब्ध हो सके। तो सब्सिडी क्या है? ये बेसिकली एक मॉनेटरी बेनिफिट है, यानी मौद्रिक लाभ है, मौद्रिक फायदा है जो किसानों को सरकार देती है, ताकि उत्पादक और जो उपभोक्ता है दोनों के लिए किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत बाजार कीमत से कम पर उसे मिल जाए। तो अगर फर्टिलाइजर मान लिया 500 रुपए का एक कट्टा होता है, एक पैकेट 500 रुपए का होता है, तो सब्सिडी के बाद वो किसान को 200 रुपए या 250 रुपए में मिल जाएगा। तो ये सरकार सब्सिडी के थ्रू अचीव करती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, ये भी सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कीजिएगा। और सब्सिडी के कुछ फेवर में है लोग, कुछ उसके इसके विरोध में है। सब्सिडी का फेवर करने वाले क्या तर्क रखते हैं कि क्यों सब्सिडी होनी चाहिए? सब्सिडी का फेवर करने वाले लोग कहते हैं कि सब्सिडी क्या है, बेसिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर किसान भारत में गरीब हैं, ज्यादातर किसान भारत में गरीब हैं, और वे फर्टिलाइजर, अच्छे बीज या बिजली नहीं खरीद पाएंगे।
तो जब वो नहीं खरीद पाएंगे तो तब तक वो इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो कैसे वो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी से फायदा उठा पाएंगे। दूसरी बात, सब्सिडी अगर खत्म कर दी तो अमीर और गरीब किसानों के बीच असमानता बढ़ जाएगी, यानी इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अमीर किसान जो है वो तो फर्टिलाइजर खरीद पाएगा, वो बिजली खरीद पाएगा, ट्यूबवेल लगा पाएगा, ट्रैक्टर खरीद पाएगा, लेकिन गरीब किसान ये सब नहीं ले पाएगा और गरीब और अमीर का अंतर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई सब्सिडी जो है वो खत्म कर देनी चाहिए, सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। कारण देते हैं कि भाई सब्सिडी का जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है, कि भाई सब्सिडी का मेन पर्पस ये था कि किसान 1960 के दशक में, 70 के दशक में जो गरीब थे, जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को शायद नहीं अपना पाते, नए बीजों को, नई उन्नत तकनीकों को नहीं अपना पाते, वे अब उनको अपना चुके हैं। एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो चुकी है भारत में, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कामयाब हो चुकी है, तो अब इसकी जरूरत क्या रह गई। दूसरी बात वो कहते हैं कि सब्सिडी का फायदा उनको होता है जहां पे किसान अमीर है, या वो राज्य जिनमें अमीर किसान हैं, जिनके पास धन काफी है, क्योंकि सब्सिडी के बाद में रेट तो सेम है फर्टिलाइजर का भी, बिजली का भी, लेकिन फायदा ज्यादा कौन उठाएगा, जो अमीर है, जो उसका ज्यादा उपभोग कर रहा है, जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसका। तो ये कुछ लोग ऐसे तर्क रखते हैं, तो अपने अपने तर्क हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाई सब्सिडी शुड बी रिमूव्ड, या फिर व्हाई द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू सब्सिडी। तो अगर आपको उसके समर्थन में बोलना है, यानी उसके पक्ष में अगर आपको तर्क रखना है तो क्या रखना है, और विपक्ष में तर्क रखना है तो क्या रखना है, तो ये यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस ग्रीन रेवोल्यूशन के, भाई सारे लाभ ही लाभ थोड़े होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के, उसके कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ नुकसान की बात कर लेते हैं। एक तो ये नुकसान हुआ कि जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में इंप्लीमेंट हुई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट होने से आउटपुट बढ़ गया खेतों में, फसलों का की मतलब जिसे कहते हैं प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है, पर हेक्टेयर यील्ड जो है वो एकाएक बढ़ गई, बहुत तेजी से बढ़ गई। वो लोग खुश हो गए, खुशहाल किसान हो गए, उनका जीवन स्तर भी बढ़ गया। लेकिन समस्या यह है कि जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1990 तक, यानी 1950 से 1990 तक जो वर्क फोर्स है उसमें तो कमी नहीं आई ना। लोग पहले लगभग 67.5 यानी 67.5% लोग 1950 में खेती में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, और 64.9% 1990 में। तो सिर्फ 3% से भी, मतलब लगभग 3% से भी कम माइग्रेशन हुआ है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में या सर्विसेज में। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है। मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जो डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस होता है, यानी विकास का जो एक प्रक्रिया है, उसमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सेक्टर सर्विसेज सेक्टर पर लेबर फोर्स का यानी लोगों का शिफ्ट होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर वो नहीं होती तो वो एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अधिक दोहन। हमने इसलिए कि भाई और अधिक फसल पैदा हो, और अधिक फसल पैदा हो, तो वो उसके चक्कर में इतना ज्यादा फर्टिलाइजर हम यूज करने लगे, इतना पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करने लगे हैं कि निशा परवीन कह रही जीडीपी क्या है। जीडीपी बेसिकली जितना भी आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, यानी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष में जितना भी किया, उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं बेसिकली। लास्ट क्लास में मैंने इसको समझाया भी था आपको। रणजीत बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू इन फेवर और अगेंस्ट सब्सिडी। बेटे सब्सिडी जो है उसको हमें जारी रखना चाहिए ऐसे किसानों के लिए जो बेहद कमजोर हैं, जो बेहद छोटे किसान हैं, छोटे मझोले किसान हैं उनके लिए, और जो बड़े किसान हैं उनके लिए हमें सब्सिडी को फेज आउट कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, हाँ मैं बता रहा था आपको कि ज्यादा यूज करने की वजह से, ज्यादा यूज हमने किया पेस्टिसाइड का, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो फूड है वो कंटेमिनेटेड होने लगा है केमिकल से, सोइल डिग्रेडेशन होने लगा है, क्योंकि इतने ज्यादा हमने उर्वरक का इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से जो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की वजह से रसायनों की जो मात्रा है जमीन में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कुछ
खामियां हैं, ये कुछ कमियां हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन की हैं। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्लास के एंड में। नाउ द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बिटवीन, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का प्रथम चरण कौन से वर्षों में रहा अनुमानतः? अंजलि शाह कह रहे हैं कि सब्सिडी के फेयर वाला दोबारा बता दीजिए। हाँ, सब्सिडी का मैं ये कह रहा हूं कि जो पुअर फार्मर्स हैं, स्मॉल मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, 2, 3, 4, 5 बीघा जमीन तक के जो किसान हैं भारत में, उनके लिए सब्सिडी जारी रखनी चाहिए। वो मार्केट रेट पे नहीं परचेज कर पाएंगे, वो मार्केट रेट पे नहीं परचेज कर पाएंगे अभी भी फर्टिलाइजर्स को। लेकिन जो लार्ज साइज फार्मर्स हैं, जिनके पास बड़ी ज्यादा जमीनें हैं, 100, 200, 300, 400 बीघा जमीन तक है, उनके लिए हमें फेज आउट कर देना चाहिए सब्सिडी को। हाँ, द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बिटवीन, यहां ज्यादातर स्टूडेंट गलत हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत जा रहे हैं। 1960 टू 1970 नहीं था, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, यानी मिड 1960 से मिड 1970। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने मिड वर्ड वहां यूज किया था, के मध्य से, यानी 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक, ये फर्स्ट फेज था। तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स का गलत हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इंडिया इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मेनली फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक वर्षों में किस देश से खाद्यान्न का आयात किया? वो कौन सा देश था जिससे भारत प्रमुखतः खाद्यान्नों का आयात करता था? बिग बॉस कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए। अरे तुम्हारा नाम तो है ही नहीं, बिग बॉस तो भगवान होते हैं, उनके अलावा तो बिग बॉस दुनिया में कोई नहीं है, वो सबके बॉस हैं। 6 का आई कैन सी नाउ सी, यस मोस्टली आंसर जो है सी, यूएसए। कुछ बच्चे यूएसए भी कह रहे हैं, यस यू आर करेक्ट। इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड से हम फूड इंपोर्ट नहीं करते थे, हमारा जो फूड का इंपोर्ट था उसका मेन सोर्स यूएसए था। यू कैन सी द आंसर नाउ, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। सब्सिडी इंक्रीजेस द इफेक्टिव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, सब्सिडी जो है किसी भी वस्तु की प्रभावी कीमत जो है उसको बढ़ा देती है, यानी उसे महंगा कर देती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, आपको ये बताना है। हाँ बताइए, 7th क्वेश्चन पे आ जाइए अब। सब्सिडी किसी भी वस्तु की जो प्रभावी कीमत है उसको बढ़ा देती है, यानी किसी वस्तु को महंगा कर देती है। हाँ गरिमा, दिनेश, हाँ मोस्टली स्टूडेंट फॉल्स कह रहे हैं, कुछ ट्रू भी कह रहे हैं, कुछ एक ट्रू कह रहे हैं, वैसे ज्यादातर फॉल्स कह रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स एक्चुअली। आपका जो चैट बॉक्स है वो इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है कि मैं किसी का नाम देख नहीं पा रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जानबूझ के आपका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं किसी का। सब्सिडी से बेसिकली कोई भी वस्तु बाजार कीमत से कम कीमत पर मिल जाती है उपभोक्ता को, क्रेता को। तो जैसे हम देख सकते हैं कि सब्सिडी अगर फर्टिलाइजर पे देते हैं तो फर्टिलाइजर की कीमत बाजार कीमत से कम हो जाती है, तो वो किसानों को सस्ता मिल जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं वो सस्ते में मिल जाते हैं। अब एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ इस क्वेश्चन में 2 पैनल बनाए हैं, पैनल ए और पैनल बी। आपको पहले उनको मैच करना है और फिर राइट साइड में जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें देखना है कि आपका जो मैच है वो किस ऑप्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार थोड़ा टाइम लगेगा इसमें आपको।
अगर किसी को ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम में, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो लेफ्ट साइड का कॉलम है उसमें सबसे पहले है नंबर 1 पे लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। नंबर 2 पे सब्सिडी, सहायकी जिसे हम कहते हैं। नंबर 3 HYV सीड्स, अधिक उपज वाले बीज। और 4 पे प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री आप जानते ही होंगे सभी। और राइट साइड का जो पैनल है उसमें ए यानी सीड्स दैट गिव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, बी प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन यानी योजना आयोग के चेयरपर्सन, सी मौद्रिक लाभ जो सरकार देती है उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, और डी इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए बदलाव। द करेक्ट आंसर इज सी। तो यहां जिन स्टूडेंट्स ने 8th का सी करेक्ट बताया उनके लिए रियली आई वांट टू क्लैप, क्योंकि यहाँ काफी थोड़ा सा इसमें मैच करके और फिर उधर भी उसको टैली करना था, तो इट टेक्स अ टाइम। सो नाइस। सचिन, सुमित, शिवानी, ओमवीर, संतोष, प्राची, खुश का गलत है, चिरंजी लाल, सचिन, अदिति, अजय कुमार, लक्ष्मी, लक्ष्मी भट्ट का आंसर इनकरेक्ट है। अजय कुमार, अदिति शर्मा, सुमित पाल, ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। ये आई थिंक कि अब तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस क्लास के बाद आप जरूर रिवाइज जरूर कीजिएगा इन टॉपिक्स को। ये आपको समझ में जो आया है आप इसको एनसीईआरटी बुक से आप इसको पूरा रीड करें। राम प्रवेश, सुमित, जसमीत, पिंकी, आकाश, विशाल, प्रियंका, सुनीता, सानिया सिद्दीकी, शारदा, कोशिश कर रहा हूँ सबके नाम आपके मैं अनाउंस करूँ। आकाश डोबरियाल, मोनिका यादव, प्रगति वर्मा, सुनील, प्रताप सिंह, तप्ती, ताप्ती, तन्नू कुमारी, तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अंजनी सिंह, अंकिता राजपूत, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने आंसर किया है यहाँ पे। तो इस क्लास के एंड में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी कि भाई हमें मेल नहीं आती है, हमें लिंक नहीं मिलता है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है क्या? रिजल्ट आपके टीचर्स शेयर कर लेंगे डेफिनेटली, आज या कल में आपके साथ शेयर कर लेंगे आपके जो टीचर्स हैं। रिजल्ट आई थिंक ऑलमोस्ट हर स्कूल का प्रिपेयर्ड है, तो वो रिजल्ट आपसे आज या कल में शेयर कर लेंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं 11th क्लास के रिजल्ट के लिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि 11th का रिजल्ट जैसे ही आप देखते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि 12th क्लास आपकी तभी से शुरू हुई है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि 12th क्लास के 2 महीने आपके बीत चुके हैं। तो सीबीएसई के आपके जो एग्जाम होने हैं उनके लिए आप खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो बीता हुआ समय है ये लौट करके नहीं आएगा। इस मेल पे ऑनलाइन क्लासेस सपोर्ट यहाँ पे इस वेब एड्रेस पे आप देख सकते हैं। और लास्ट में आज की क्लास के लिए मेरा संदेश आपके लिए, द सीक्रेट बिहाइंड रीचिंग द टॉप इज, अगर आपको चोटी पर पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है किसी पहाड़ की या फिर सफलता की चोटी पर आपको पहुंचना है, तो क्या है उसका सीक्रेट? बहुत सिंपल है, जस्ट कीप गोइंग, चलते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए, जीवन में प्रयास करते रहिए और आप डेफिनेटली यू विल बी एट द पीक, यू विल बी एट द टॉप। सुमन साहनी कह रही है मेरा नाम नहीं लिया। बेटे अभी 5 मिनट इस क्लास की अवेलेबल है मेरे पास में, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली, और मैं अभी भी अवेलेबल हूं आपके लिए आंसर करने के लिए इस क्लास में। सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए लिंक कैसे मिलेंगे? गौरव शर्मा पूछ रहे हैं। वही मैंने आपको बताया कि आपको ये जो आपका ईमेल आईडी है, ये सॉरी जो वेब एड्रेस है, इस वेब एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करें। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से, करिकुलम की ऑप्शन पे जाके। देन एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर प्रेजेस। आपको आई थिंक मजा आया होगा क्लास में।
बच्चे अभी भी सब्सिडी के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो अच्छी है बुरी है? देखिए, सब्सिडी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्सिडी जो है वो बेसिकली कोशिश करते हैं हम, सब्सिडी जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है सब्सिडी, तो उससे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है जो फार्मर्स के लिए एसेंशियल हैं, अच्छी क्रॉप्स के लिए, अच्छी फसल की पैदावार के लिए, जिन जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है वो फार्मर को चीपर रेट्स पे मिल जाए, उसके लिए सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो वो जरूरी है गरीब किसानों के लिए। लेकिन सरकार क्या कर सकती है, कार्ड्स इशू कर सकती है, बीपीएल कार्ड जैसे बनाए जाते हैं, ऐसे फार्मर्स के भी कार्ड बन सकते हैं कि कौन एलिजिबल है सब्सिडी के लिए और कौन इनएलिजिबल है सब्सिडी के लिए, कोशिश की जा सकती है। सरकार इसको फेज आउट करने की बजाय इसको कैश ट्रांसफर पर ध्यान दे रही है, डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में कैश ट्रांसफर हो पाए। बच्चे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम कब है? फर्स्ट टर्म के एग्जाम के बारे में आपको मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूं, अभी स्कूल भी नहीं खुल पाए हैं। असाइनमेंट के बारे में बच्चे कह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट की जो मेन गाइडलाइंस है नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में हम शेयर करें, ताकि आपको जो मेन पॉइंट्स है असाइनमेंट के और जो रिक्वायरमेंट्स है मेन, उनके बारे में थोड़ा आपको पता चल पाए। और फिर आप अपने टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ बातचीत करके और आपका जो टॉपिक है असाइनमेंट का वो फाइनल कर सकें। स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या HYV सीड्स अभी भी यूज होते हैं? डेफिनेटली आज की डेट में HYV सीड्स ही यूज हो रहे हैं इंडिया में। हनी पूछ रहे हैं हेक्टेयर क्या है? हेक्टेयर बेसिकली जो लैंड है उसका एक मेजरमेंट है, जैसे हम कहते हैं स्क्वायर मीटर, ऐसे ही हेक्टेयर भी एक मेजर है। हेक्टेयर होता है बेसिकली लगभग 12,500 मीटर का होता है, 12,500 स्क्वायर मीटर एरिया होता है। बुक्स की पीडीएफ शेयर करने की हमें जरूरत नहीं है, बुक्स जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपके लिए अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। रिफत परवीन पूछ रहे हैं सर मंडे को क्लास है? इस बारे में जो करियर लॉन्चर की टीम है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि मंडे को ईद उल फित्र का त्योहार है। सभी स्टूडेंट्स को मेरी गुड विशेस ईद उल फित्र के लिए। नीरज कनौजिया कह रहे हैं कि दीज क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू नीरज फॉर एप्रिसिएशन। इस क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप डेफिनेटली आप जो आपका अकाउंट है एस्पायरेशन का उस पर ड्रॉप करें, कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम एड्रेस करने की। सो दैट इज ऑल इन माय टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये मेरा ही है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि आपका गांव कहाँ है, तो मेरा गांव उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बागपत में है। Thank you so much, my dear students, for attending this class. Good luck to all of you. अजय सर? सर हाँ जी, हाँ wind up, अजय wind up, सर। sir. हाँ जी, हाँ जी। Okay sir, okay sir. So Okay. thank you so much, all my team members, Sushil sir, Reema ma'am, Vikram sir, Welcome. and Ajay sir, and Alok sir, Srini sir from Career Launcher. Thank you so much, everybody. Only 3 hours. जी मेरा फोन दो। आपको हो गया पापा?